हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज हम करने वाला है अपने इनडायरेक्ट टैक्स केस की अमेंडमेंट्स। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, अपने इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स कंप्लीट की थी एंड आज हम करने वाले हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स। अगर अभी तक आपने डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले वो वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारे स्कीम्स में आए हुए हैं। तो वो आप पहले वो देख लीजिएगा एंड देन आप इस सेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो हमारी अमेंडमेंट फॉर द फाइनेंस एक्ट 2025, सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो है हमारी आईएसडी के लिए। अभी आईएसडी के अमेंडमेंट क्या कह रहा है, एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले बताइए आईएसडी क्या था। अगर मैं आईएसडी की बात करूं तो हम कहते थे कि जितने भी हम लेट सपोज मेरी क्या है, एक हेड ऑफिस है एंड मेरी ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है एंड ब्रांच 3 है। मेरी क्या है, 3 ब्रांचेस है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, हेड ऑफिस क्या करता है, कुछ सर्विसेज के बिल्स लेता है, कॉमन सर्विसेज। कॉमन सर्विसेज लाइक हो सकता है अकाउंटिंग, ठीक है ना, कि सभी ब्रांचेस की अकाउंटिंग हेड ऑफिस में हो जाए। इट में बी लाइक हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस, इट में बी लाइक वेबसाइट। हमने क्या की, आपने एक नई वेबसाइट बनवाई, उसके लिए एक बिल आया, उसका भी तो हमने पेमेंट की होगी ना, तो उसका बिल आया एंड अदर कुछ भी सर्विसेज हो सकती है, प्रोवाइडेड ये हमारी सर्विसेज ही होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड कॉमन सर्विस होनी चाहिए। अब हेड ऑफिस को प्रॉब्लम क्या आती थी, ये जो हमारी सर्विसेज है इनका जो आईटीसी है, हम क्या करेंगे ब्रांचेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, किस वे में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो क्या हुआ था, हम एक आईएसडी, एक अलग से क्या बनाया था हमने आईएसडी, एक हमने ऑफिस बनाया, आईएसडी ऑफिस बनाया एंड ये क्या करेगा, जितने भी हमारे सर्विसेज के बिल होंगे लाइक अकाउंटिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, वेबसाइट्स, अदर सर्विसेज, ये सारे बिल्स लेगा एंड इनको ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, जितनी भी टर्नओवर इन स्टेट होगी उसके बेसिस पे क्या करने वाला है, ये हमारा आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी अमेंडमेंट क्या है, इसमें हम कहते थे कि जितना भी हमारा आरसीएम होता था, लेट सपोज हमारा जो हेड ऑफिस था उसने क्या किया, आरसीएम में कोई टैक्स पेमेंट की है। अभी तक क्या था, वो खाली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। क्या कर सकता था, सीजीएसटी एनएसजीएसटी का ही आरसीएम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, ठीक है ना। अमेंडमेंट आई है कि अब से आईजीएसटी का जो आरसीएम होगा कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आज के बाद से क्या हो सकता है, सीजीएसटी एसजीएसटी तो हो जाएगा, बट इसी के एडिशन में आईजीएसटी का आरसीएम भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, 261 is being amended to explicitly provide for the distribution of input tax credit of by the ISD in respect of interest it's upon on which tax has to be paid on reverse charge by inserting reference to 534 of the IGST Act. सिंपल क्या कह रहे हैं कि हमने आईजीएसटी एक्ट का भी आईजीएसटी एक्ट का भी रेफरेंस डाल दिया है, ताकि हम क्या कर सके, अपना आईजीएसटी एक्ट का जो आईजीएसटी होता है वो भी आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपनी ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या थी, फर्स्ट अमेंडमेंट हमारी आईजीएसटी से रिलेटेड आईएसडी के लिए थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो फॉर आपके एग्जाम्स के लिए एज सच अमेंडमेंट नहीं है, बट हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं कि जो हमारी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन थी उसमें क्या था, पहले म्यूनिसिपल और लोकल फंड था, जस्ट इसको अमेंड करके क्या कर दिया, म्यूनिसिपल फंड और लोकल फंड। हमने कहा कि म्यूनिसिपल और लोकल फंड को अमेंड करके म्यूनिसिपल फंड एंड लोकल फंड कर दिया गया है, ठीक है। एक बार देखो क्या कह रहा है, एंड टू इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर द सब क्लॉज टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ द टर्म लोकल फंड एंड म्युनिसिपल फंड यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें इनको ऐड कर दिया गया है एंड इनको देखो डिफाइन कैसे कर रहा है,
लोकल फंड का मतलब क्या हुआ? एनी फंड अंडर द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट established for discharging civil functions in relation to any panchayat area or vested by the law with the power of to levy, collect, appropriate any tax, duty and toll, cess और fees. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पंचायत, इट में भी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्या कह रहा हूं मैं? लाइक ग्राम पंचायत और क्या है हमारा? जिला पंचायत, ये हो सकता है। म्यूनिसिपल फंड क्या कह रहा है? इट मींस एनी फंड अंडर द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट established for discharging civic functions in relation to a metropolitan area or municipal area and vested with the law with the power to levy or collect or appropriate any tax, duty, toll or fees. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, या फिर नगर निगम। ये हमारे एग्जांपल इनमें हो सके हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है कि जस्ट हम ये कह सकते हैं लोकल फंड की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा लोकल सॉरी जो हमारा लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा अमेंड किया गया है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी तक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये रहता है आईएसडी वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा थ्री। इसकी बात की जाए तो ये भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि a new clause 116A is being inserted in section 2 to provide definition of unique identification marking for implementation of tag and track mechanism। क्या कहना चाह रहा है? हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? यूआईएम, यूआईएन ने यूआईएम यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लाई है, ताकि क्या हो, हम उनको कुछ प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर रहे किया जा सके। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, जो हाई रिस्क गुड्स होता है ना, लाइक मैं कहता हूँ टबैको, ठीक है ना, या फिर पान मसाला, लाइक टबैको या फिर पान मसाला, इनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इनसे क्या होगा? अगर इन पर यूआईएम लग गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लगी, तो हमारी गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, मतलब सेलर ने सेल कर दिया या फिर रिटेलर के पास है या फिर एंड कंज्यूमर के पास जा चुका है, ठीक है ना। जस्ट ये क्या है? ट्रैकिंग के लिए लगाया गया। इट मीन देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है? इट मींस द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्केट रेफर टू सेक्शन 148 टू ए बी ए टू बी एंड इंक्लूड्स अ डिजिटल स्टैम्प या फिर डिजिटल मार्क और अदर सिमिलर मार्किंग विच इज यूनिक, सिक्योर एंड नॉन रिमूवेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इसको रिमूव करके, कोई चिट नहीं होगी, पैकेट के अंदर ही, मतलब पैकेट पे प्रिंट हुआ होगा, ठीक है ना। प्लस ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हो कि अब मैंडेटरी हो गया कुछ हाई रिस्क प्रोडक्ट्स लाइक टबैको या फार्मेसी। नेक्स्ट जो हमारी अमेंडमेंट आती है वो आती है हमारी वाउचर्स में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा जो सेक्शन 12 फोर था एंड 13 फोर था रिलेटेड टू वाउचर्स, वो क्या हो गया है? अब से डिलीट हो चुका है। अब वाउचर्स का क्या था, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखो अगर मैं सेक्शन अगर मैं खाली वाउचर्स की बात करता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, तो हमने कहा था अगर क्या होता है वाउचर आइडेंटिफिएबल होता है, हमने कहा जब हमने वाउचर इश्यू किया अगर वो आइडेंटिफिएबल है, किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने वो इशू किया है, तो हम कहते थे एट द टाइम ऑफ इशू क्या हो जाती? हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा फॉर द पर्टिकुलर वाउचर। बट अगर नॉन आइडेंटिफिएबल था, अगर वाउचर क्या था? नॉन आइडेंटिफिएबल था, तो हमने कहा था एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। जब हम उस वाउचर को रिडीम करेंगे, उस टाइम पे जो भी डेट होगी या फिर जब रिडीम हो रहा होगा वही हमारी क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है ना। सेम हमारा इन केस ऑफ गुड्स भी था एंड सेम हमारा इन केस ऑफ सर्विस, मतलब 12 फोर एंड 13 फोर सेम ही आता था। बट अब क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को ही रिड्यूस हटा दिया,
मतलब वाउचर्स वाला हमारा जो प्रोविजन था, जो सेक्शन था, वो क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब से ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना ही आप उसको पढ़ने वाले। ठीक है, आपकी जो नई बुक्स है उनमें से भी ये जो सेक्शन था वो हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, 17(5) डी is being amended to substitute the word plant or machinery with the word plant and machine। अब यानी देखने में तो बहुत नॉर्मल सा लगेगा, क्या क्या हुआ, खाली और की जगह क्या कर दिया, और को हटा के एंड कर दिया गया। ठीक है ना, देखने में तो बहुत छोटा सा लगेगा कि छोटी सी तो अमेंडमेंट है और एंड की तो है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जाती है। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल लेता, लेट सपोज मैं कहता हूँ एयरटेल, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एयरटेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। एयरटेल ने क्या किया, 100 टावर्स इंस्टॉल करा है। ठीक है ना, 100 टावर्स इंस्टॉल करा है। अब एयरटेल क्या कहेगी, एयरटेल जाएगी गवर्नमेंट के पास एंड वो कहेगी कि देखो, ये जो मेरे टावर्स है ना, ये प्लांट और मशीनरी के अंडर आते हैं। क्यों, क्योंकि पहले जो था ना, प्लांट और मशीन मतलब आइदर प्लांट या आइदर मशीनरी, कुछ भी होगा तो आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लांट और मशीनरी के अंदर आते हैं तो आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। अर्लियर ये हो रहा था कि मतलब अगर मैंने टावर्स लगाए वो प्लांट और मशीनरी के अंदर आ ही जाएंगे एंड इस पर आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब एयरटेल जब टावर लगाएगा उसको बहुत सारा आईटीसी मिल जाएगा। बट अब क्या हुआ, आफ्टर अमेंडमेंट क्या होगा, आफ्टर अमेंडमेंट क्या होगा हमारा, हम कहेंगे जो एयरटेल है, अब वो क्या कर रहा है, 100 टावर इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है ना, एंड वो जब कहेगा ना प्लांट और मशीनरी, वो भी कहेगा प्लांट और मशीनरी, बट उसको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्लांट और मशीनरी में आता, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। इसको क्या एज्यूम किया जाएगा, इसको ना एक सिविल स्ट्रक्चर एज्यूम किया जाएगा। इसको सिविल स्ट्रक्चर एज्यूम किया जाएगा एंड सिविल स्ट्रक्चर पे हमें आईटीसी नहीं दिया जाता है जब हम अपने लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अगर क्या होता, सिंपल कोई भी मशीन नहीं होती, कोई प्लांट एंड मशीन नहीं होती, सिंपल मशीन होती, उसका आईटीसी दे दिया जाएगा। बट जब तक कोई भी अगर अदर आइटम्स प्लांट एंड मशीनरी में नहीं फॉल करेगा, तब तक हमें आईटीसी नहीं दिया। ठीक है ना, तो मतलब क्या होना चाहिए कि अब से जब भी कोई भी आइटम का हम आईटीसी लेंगे तो प्लांट एंड मशीन होना चाहिए, प्लांट और मशीनरी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लांट एंड मशीनरी का बहुत ज्यादा स्कोप कम कर दिया है। मतलब आईटीसी लेने का, एसेट्स पर आईटीसी लेने का जो स्कोप था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पहले और से क्या थी, एक वाइड डेफिनेशन रहती थी, बट एंड करने से क्या हो गया, बहुत ज्यादा नैरो डेफिनेशन। ठीक है, मतलब दोनों ही हमारा प्लांट और मशीनरी की दोनों को डेफिनेशन को क्या करना होगा, मीट करना होगा अगर मेरे को आईटीसी चाहिए। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। देखो, दिस अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1/7/2017। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुरानी जब से जीएसटी आया जब से इफेक्टिव है। एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब अमेंडमेंट है उसके बाद से ये क्या होगा, जब अमेंडमेंट है उसके बाद से ही एप्लीकेबल होने वाला है। बट एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब से हमारे क्या हुआ है, जब से लॉ आया, जब से एक्ट आया, जब से क्या होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 1 जुलाई 2017 जब से हमारा जीएसटी एक्ट आया था, जब से एप्लीकेबल हो जाएगा। Notwithstanding anything to the contrary contained in any of the judgment, decree or order of the court or any other authority। सिंपल ये कह रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा एंड और को हटा के हमने ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट नंबर 6। अब ये क्या कह रहा है, ये भी जो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। देखो, 21 and 22 are being amended to explicitly provide distribution of ITC by ISD in respect of interstate supply which has been taxed on the RCM। अगर क्या हुआ, हमने कोई भी आरसीएम में आईजीएसटी का टैक्स पे किया है तो आईएसडी आज के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है by inserting reference to section 53 and 45 or by integrated goods and service tax in the subsection 20 of CGST Act। ठीक है, वही उसको रिपीट किया गया। नेक्स्ट है
हमारी अमेंडमेंट नंबर 7। अब अमेंडमेंट नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। Provisions through section 34(2) is being amended to explicitly provide for requirement of reversal of corresponding ITC in respect of credit note if availed by the registered recipient for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of said credit note। क्या कह रहा है, एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या हुआ, हमारे एक सप्लायर है एंड एक रिसिपिएंट। ये मैं कहता हूँ सेलर है हमारा, नहीं कि बायर। ठीक है, अब क्या हुआ, सेलर ने क्या किया, 1000 यूनिट्स ऑफ 100 ईच, दैट इज कितने का, 1 लाख रुपीज का क्या देखते हैं प्रोडक्ट सेल किया। इसमें कितने का जीएसटी होगा, 18,000 का जीएसटी होने वाला है। ठीक है, 1 लाख का हमारे क्या था, टोटल आइटम हो गया, उसमें 18,000 का क्या हो गया, जीएसटी हो गया। अब क्या करेगा, बायर क्या करेगा, सेलर को 1,18,000 रुपीज पे करेगा, 1,18,000 रुपीज पे करेगा, एंड बायर जो 18,000 है उसका आईटीसी ले लेगा। एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे बायर एंड सेलर दोनों रजिस्टर्ड है एंड दोनों आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और जो गुड सेल किया है उस पर आईटीसी मतलब वो उस पर आईटीसी अलाउ। ठीक है, अब क्या होता है, सेलर क्या करता है, एक क्रेडिट नोट इशू करता है। ठीक है ना, क्यों किया, क्योंकि बायर ने क्या किया, बायर ने जो 1000 यूनिट्स परचेज की थी ना, उसमें से 100 यूनिट्स रिटर्न कर दी। बायर ने क्या किया, जो 1000 यूनिट्स परचेज की थी उसमें से कुछ 100 यूनिट्स रिटर्न कर दी। तो क्रेडिट नोट कैसे इशू करेगा सेलर, सेलर कहेगा कि मैंने पहले मैंने क्या किया, 100 यूनिट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 10,000 की जो यूनिट्स थी वो क्या कर दिया है, मैं आपको रिवर्स कर रहा हूँ, 10,000 से रिवर्स कर रहा हूँ। अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो उसमें जीएसटी भी रिवर्स होगा। ठीक है ना, कितने का आ जाएगा, 1800, मतलब टोटल 11,800 का मैं अपने जो बायर है उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। मतलब 1800 की जो जीएसटी लाइबिलिटी थी मैं उसको कम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि सेलर क्या करता था, अपनी जो लाइबिलिटी थी वो 1800 से कम कर देता था, बट बायर कभी भी प्रोपोर्शनेट आईसीसी, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं करता था। मतलब सेलर ने तो अपनी आउटपुट लायबिलिटी रिवर्स कर दी। सेलर तो कहता है कि मैंने देखो पहले ज्यादा टैक्स पे किया था, सेलर क्या कहेगा गवर्नमेंट को, मैंने पहले 1 लाख रुपीज पे टैक्स पे किया था, बट बायर ने मेरे को 10,000 का रिवर्स कर दिया, तो मतलब एक्चुअल में मैंने 90,000 का ही सेल किया है। तो एक्स्ट्रा जो 10,000 है उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा जीएसटी था मेरे को वो रिवर्स करना है, मेरे को अपनी लायबिलिटी कम करनी है। बट बायर क्या करता था, बायर जो 1800 का जीएसटी जो उसने क्लेम किया हुआ है, जो 10,000 के प्रोडक्ट जो रिवर्स उसने वापस किया है उसका कभी भी जीएसटी रिवर्स नहीं करता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो बायर है उसकी भी लाइबिलिटी है, जो रिसिपिएंट है उसकी भी लाइबिलिटी है, कि उसको जो 1800 का आईटीसी उसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको भी रिवर्स करना होगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि अगर बायर सेलर को कोई आइटम दोबारा से वापस कर रहा है तो बायर को उस पर्टिकुलर आइटम का जो वापस कर रहा है उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर बायर रिवर्स नहीं करेगा तो सेलर भी अपने आउटपुट लाइबिलिटी को कम नहीं कर सकता है। मतलब दोनों वे से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सेलर अपनी लाइबिलिटी कम कर ले बट बायर अपना आईटीसी रिवर्स ही ना करे। ठीक है ना, इस चीज के लिए हमारे ये अमेंडमेंट लाई गई है। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 34(2) क्या कह दिया, इट्स अमेंडेड टू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट टू रिवर्सल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी फॉर द इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इफ अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। जो बायर है अगर उस पर्टिकुलर क्रेडिट नोट के अगेंस्ट उसने आईटीसी क्लेम किया है तो उसको रिवर्स करना होगा बायर को। ठीक है ना, बायर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईटीसी को रिवर्स करने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय द सप्लायर। तभी हम क्या करेंगे, जो सप्लायर उसको आईटीसी रिवर्स करने को अलाउ किया जाएगा। अमेंडमेंट हमारी अमेंडमेंट नंबर 8। अब ये क्या है, ये जनरली हमारे जो डिपार्टमेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। देखो क्या हुआ, जो 38(1) है, इज बीइंग अमेंडेड टू omit द एक्सप्रेशन ऑटो जनरेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट इन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेट सबसेक्शन। देखो क्या हुआ, it is amended by omitting the expression auto-generated with respect to statement in ITC in the said subsection, and also insert expression like including after the word by the recipient in clause B of the subsection to make the said clause more inclusive। क्या हुआ, पहले जो स्टेटमेंट होती थी उसके बाद आगे क्या लिखा था, ऑटो जनरेटेड।
अगर ऑटो जनरेटेड लिखा रहा है तो क्या रहता था कि रिसिपेंट कह सकता है कि ये तो ऑटो जनरेटेड है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये ना एक जब केस चल रहा होता था या कहीं भी हम ये कह सकते थे कि ये ऑटो जनरेटेड होता है। अब ये ऑटो जनरेटेड वर्ड ही हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है जो वर्ड होता था ऑटो जनरेटेड फ्रॉम द एक्ट या फिर फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। प्लस अब क्या कर दिया गया है, बाय द रिसिपेंट के आगे इंक्लूडिंग कर दिया है। मतलब इंक्लूडिंग करते क्या हुआ, थोड़ी डेफिनेशन को इंक्लूड क्या कर दिया, उसका जो स्कोप था वो इंक्लूड कर दिया। पहले क्या होता था, नैरो स्कोप था, मतलब कम आइटम्स या फिर कम पर्सन को ही कवर करता था। बट अब इंक्लूडिंग डालते क्या हो गया, उसका स्कोप थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है ना। देन क्या कह रहा है, 38(2) is being amended by inserting a new clause C in the subsection to provide enabling clause to prescribe other details to be made available in the ITC। इससे क्या कह रहा है कि हमारा एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया, जिससे क्या होगा, जो हमारे रिसिपेंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक आईटीसी मिसमैच या फिर कुछ नोटिस वगैरह, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, या फिर कुछ अदर प्रेस्क्राइब डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएगी बाय द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, अमेंडमेंट नंबर 9, सेक्शन 39(1) is being amended as to provide for enabling clause to prescribe condition and restriction for filing returns under the said subsections। क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकता है, जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके लिए हमारी कुछ प्रेस्क्राइब कंडीशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट बता सकती है। नेक्स्ट जो है शेड्यूल अमेंडमेंट नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कर रहा है, जो हमारा शेड्यूल 3 था उसमें एक और एंट्री 8AA ऐड की गई। अब 8AA बताने से पहले मैं आपको 8A और 8B बता देता हूँ। देखो 8A क्या था हमारा, 8A एंट्री क्या थी हमारी, ये थी सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स। ठीक है ना, टू एनी पर्सन बिफोर होम कंजप्शन। क्या हुआ कि मैंने क्या किया, कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे, इंडिया में इंपोर्ट किए थे। अब क्या हुआ, इंडिया में जो हमारा कस्टम वेयर हाउस था, ठीक है ना, जो मेरा कस्टम वेयर हाउस था इंडिया में, वहां पे अभी गुड्स पड़े हैं, मैंने इनको क्लियर नहीं किया है, अभी तक मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है। अभी तक मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है, बट ये जो गुड्स थे ना, इनका जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। या जो गुड्स थे, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरे गुड्स थे, मैंने उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब जो नया बायर होगा वो क्या करेगा, ये कस्टम ड्यूटी पे करेगा एंड उनको अल्टीमेटली अपने पास रख। तो हमने कहा था ये हमारी सप्लाई नहीं होती है, जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं होते, जब तक उन पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं की जाएगी, वो उस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जो गुड्स सेल किए हैं, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। ठीक है। 8B क्या था, 8B क्या था हमारा शेड्यूल 3 का। नेक्स्ट 8B था हमारा ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी बाय ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो गुड्स के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, वंस गुड्स आर डिस्पैच फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मैंने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, चाइना से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया से चाइना से कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करूँ। ठीक है ना, अब जो गुड्स थे ना, वो यहां से तो हो गए डिस्पैच, बट अभी तक जो इंडियन पोर्ट है ना, वहां पे रिसीव नहीं हुए।
अभी तक यहाँ पे रिसीव नहीं हुए, मतलब अभी ट्रांसपोर्टेशन में अभी हाई सी में ही है। हम कह रहे हैं कि जो गुड्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, सी रूट से आ रहे थे, तो अभी तक गुड्स यहाँ से तो डिस्पैच हो गए, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुए, हाई सी में है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के मैं उन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, उनकी गुड्स की डिलीवरी ले सकता था, उन्हीं गुड्स उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, इन गुड्स का जो डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ एंड गुड्स अभी तक इंडिया में नहीं आया, तो वो 8B में आता था, एंड इसको भी हम कहते हैं, नहीं ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एंड इस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाए। ठीक है, ये क्या था हमारा 8A और 8B। अब नई एंट्री क्या आई है, अब नई एंट्री आ गई 8AA। 8AA। अब 8AA एंट्री क्या कहती है, एक बार ये देखते हैं। देखो, ये क्या कह रहा है, हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ, ये क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई होती है। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई होती है, प्लस इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं, क्योंकि इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ। अगर क्या करता है, SEZ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या करता है, ये भी इंटर स्टेट होता था, एंड इस पे भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता था। अब ये प्रोविजन क्या कह रहा है, 8AA क्या कह रहा है, अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वन सेलर टू अनदर सेलर इन SEZ, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर उसमें क्या है, दो सेलर्स हैं, एक वन कह सकते हैं, एक सेलर एक बायर है, दोनों ही क्या है, SEZ में, एक SEZ यूनिट दूसरी SEZ यूनिट को कोई गुड सेल करी है, तो वहां पे भी हम क्या कहेंगे कि वहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी हमारे शेड्यूल 3 में कवर की जाएगी। एंड इसमें एक SEZ के साथ साथ हमारी WTZ भी लिखा गया है, सॉरी, FTW है, FTWZ है। ठीक है, फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन। ठीक है ना, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि अगर एक SEZ सेलर दूसरे SEZ बायर को कोई गुड सेल करता है, तो वो शेड्यूल 3 में आ जाता है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन शेड्यूल 3 फॉलोइंग एंट्री हैज बीन इंसर्टेड इन 8AA, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ वेयरहाउस इन SEZ और इन फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लेम्स फॉर एक्सपोर्ट और टू DTAA, DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। मतलब क्या हुआ, देखो, अगर क्या करता, एक SEZ अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करता, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर सेम SEZ इंडिया में किसी सप्लायर को सेल करता, इंडिया के सप्लायर को या बायर को, तो हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सेल किया है, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सेल किया है। बट अगर एक SEZ विद इन SEZ यूनिट, SEZ जोन कह सकते हैं, जो SEZ जोन है, ये SEZ बाउंड्रीज है, अगर उसके अंदर ही क्या कर रहा है, बाय एंड सेल कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं नहीं वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, एंड उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, वो हमारे शेड्यूल 3 में कवर किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिखा है, बिफोर क्लेम्स फॉर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक एरिया। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया हो गया मतलब इंडिया में ही किसी सेलर को सेल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारी जीएसटी 2.0 नोटिफिकेशन 925। ये क्या कह रहा है, ये जस्ट जो हमारे जीएसटी के रेट्स चेंज हुए थे ना, उसके बारे में बता रहा है। देखो, the 56th GST Council meeting held on 3rd September 25 in Delhi unheard in the landmark GST 2.0 reform package aimed at simplifying India indirect tax structure. The council approved abolition of 12 and 28% of GST slabs. क्या हुआ, जो 12 और 28% को GST स्लैब थे, उनको हटा दिया गया, merging most of the goods in 5% merit and 18% standard rates.
while introducing a 40% slab for the luxury or demerit items. हमने कहा कि वैसे तो 5 और 18% स्टैंडर्ड कर दिया है एंड 5% जो नॉर्मल गुड्स है उनको 5% में रखा है एंड कोई हाई लग्जरियस गुड्स है या डिमेरिट गुड्स है उनको 40% में रखा गया है. In addition, meeting granted relief by exempting life and health insurance from GST, slashing taxes on medicines, medical devices, agriculture, handicraft, resolving inverted duty structure, textiles and fertilizer, and strengthening compensation. Example: faster refunds, simplifying registration, institution reforms like Operation GST Act. The maturity rates and compliance charges has been taken effect from 22nd September 25, though certain items like tobacco remain subject to transition norms. क्या कह रहा है देखो, पर्टिकुलर हमारा जो जीएसटी 2.0 आया है उससे क्या हुआ, फास्टर रिफंड्स हो रहे, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है और कुछ अदर रिफॉर्म्स हैं. बट मेजर आइटम्स क्या है उसमें, कोई ट्रांजिशन फेज नहीं है. बट टबैको आइटम्स जैसे टबैको की उसके लिए ट्रांजिशन फेज रखा गया है, मतलब कुछ पर्टिकुलर डेट के उसके बाद आप ट्रांजिट कर सकते हो. Further services by way of local delivery, except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable to be registered under CGST. अभी ये मैंने आपको नहीं बताया, अभी ये नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी, मैं आपको वहां पे बताऊंगा. ये जो लोकल डिलीवरी वाली अमेंडमेंट है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं. ठीक है, चलो क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन 3025 सेंट्रल क्या कह रहे थे, the notification introduced third amendment to CGST rules 2017 effective from 22nd September. ये चेंजेस क्या है, सबसे पहले जो 128 था उसको 140 कर दिया गया. अभी 128 का था, देखो हमने जब वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन चैप्टर किया था उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई था, उसमें जो हमारा लॉटरी वाला था हमने कहा था जो लॉटरी की अमाउंट होगी वो क्या होगी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा. हमने क्या कहा था, लॉटरी को हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी समझेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी समझेंगे, प्लस इसके एडिशन में जो हमारी वैल्यू होगी ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100/128. ये कर देते ना, इंटू 100 डिवाइड बाय 128. अब क्या कर दिया गया, जैसे 128 को हटा के 140 कर दिया गया, क्योंकि 28% जो टैक्स रेट था उसको तो अबॉलिश कर दिया गया है, इसलिए 128 की जगह अब से 140 लिखा जाएगा. ठीक है, जस्ट इतनी सी अमेंडमेंट है. हो सकता है इस पे एक एमसीक्यू इस बार बन जाए, क्योंकि अमेंडमेंट पे एमसीक्यूज बनते हैं. नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा रूल 39(1), एक्सपेंडेड टू इंक्लूड आरसीएम अंडर आईजीएसटी 53 एंड 54. वही जो हमारा आईटीसी था, आईजीएसटी आईएसडी के केस में आरसीएम का आईजीएसटी पे इंक्लूड किया गया है. एंड देन क्या है, न्यू रिपोर्टिंग ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स लायबिलिटी 95 रिकॉन्सिलिएशन चेंजेस एंड लेट फीस. क्या कह रहा है, एनहांस रिकॉन्सिलिएशन एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द ई-कॉमर्स. क्या हुआ, जो हमारा 2.0 आया उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लगाए जिससे रिकॉन्सिलिएशन बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, प्लस जो हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट इसको आप याद करके चलना, जो हमारा लॉटरी वाला. जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो हमारी ईसीओ से रिलेटेड हो जाती है, लोकल डिलीवरी. ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम में आ सकती है. चलो, ये अमेंडमेंट क्या कह रही है, एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज कि हमारा सप्लायर है, एक है हमारा बायर. सप्लायर क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर कराएगा एक ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक ब्लिंकिट. ठीक है ना, बायर क्या करेगा, ब्लिंकिट पे आएगा, लेट्स सपोज उसने ऑर्डर किया मिल्क. ठीक है ना, ब्लिंकिट क्या करेगा, सप्लायर को बताया कि हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट है. सप्लायर क्या करेगा, ठीक है आप मिल्क ले जाइए. अब ब्लिंकिट क्या करेगा, अपना एक डिलीवरी, एक एजेंट लेट्स सपोज रमेश, वो उसको बताएगा कि आप क्या करिए, सप्लायर के पास जाइए, मिल्क लीजिए, सप्लायर से क्या लीजिए, मिल्क लीजिए, एंड बायर को क्या कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए. ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि सप्लाई क्या करता है, पहले ब्लिंकिट पे रजिस्टर करेगा, बायर भी क्या जाएगा, ब्लिंकिट पे जाएगा, वहां से कुछ परचेज करेगा. सप्लायर जो हमारा डिलीवरी एजेंट होता है उसको मिल्क प्रोवाइड करेगा, एंड डिलीवरी एजेंट फाइनली उस प्रोडक्ट को बायर को डिलीवर करेगा. अब रमेश को क्या मिलेगा, रमेश को क्या मिलेगा, ब्लिंकिट क्या पे करेगा रमेश को, बताओ, ब्लिंकिट पे करेगा उसको डिलीवरी चार्जेस. ठीक है, जो डिलीवरी चार्जेस हैं इन पे क्या एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इस पे आरसीएम एप्लीकेबल
हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो हमारा ये रमेश जी है वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। हमने कहा जो हमारे लोकल डिलीवरी बॉयज होते हैं अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है एंड वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं फॉर लोकल डिलीवरी, तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहीं पे हम क्या कहते हैं कि रमेश जी क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए, अब क्या हो गया, रमेश जी ने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की, रमेश प्राइवेट लिमिटेड। क्या हुआ, रमेश जी बहुत बड़े हो गए, रमेश जी ने क्या किया, रमेश प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। अब ये क्या करता है, अदर लोगों को उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ब्लिंकिट्स के रजिस्टर करा। मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं फिर से क्या कहूंगा, मेरा सप्लायर है, मेरे पास ब्लिंकिट है, एंड मेरे पास क्या है, बायर है। सप्लायर ने अपने आप को रजिस्टर कराया, बायर यहाँ पे आएगा, सप्लायर को बायर ने क्या किया, मेरे को मिल्क चाहिए, ब्लिंकिट क्या करेगा, सप्लायर को बताएगा मिल्क चाहिए, सप्लायर इस बार क्या कहेगा, ब्लिंकिट ने क्या किया इस बार, रमेश प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड फर्म है। उसको क्या पता कि हमारे सप्लायर से आप क्या लीजिए, डिलीवरी लीजिए, मिल्क लीजिए, एंड उसको अल्टीमेटली बायर को डिलीवर कीजिए। क्योंकि इस बार जो हमारा लोकल डिलीवरी एजेंट है वो क्या कंपनी है या फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस बार आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बार फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जो हमारे रमेश प्राइवेट लिमिटेड है वो जीएसटी पे करने वाला है। ठीक है, अभी तक लास्ट केस में क्या था, क्योंकि रमेश जी अनरजिस्टर्ड थे इसलिए हमारा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर था वो टैक्स पे कर रहा था, बट जैसे ही हमारे रमेश जी रजिस्टर्ड हो जाएंगे या फिर कोई अदर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी आरसीएम में टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे पहले जीटीए था, सॉरी, जैसे पहले अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर था, अब यहाँ पे हमारे डिलीवरी एजेंट्स भी आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, the government has amended the list of services notified under 95 of CGST Act 2017 and Section 55 of IGST Act 2017 to include services by way of local delivery supplied through e-commerce operator. सिंपल क्या कह रहा है, अगर हम लोकल डिलीवरी थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहे हैं तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जीएसटी ऑन सच सर्विस विल बी पेबल बाय द ई कॉमर्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड when supplied through its platforms. However, this provision shall not apply when delivered service provider is liable for GST registration. हमने कहा अगर रमेश जी क्या होता है, रमेश प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड फर्म हो जाती है तो क्या रहेगा, तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इन इन विच केस द सप्लायर हिमसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। हमारे क्या रहेगा, जो सप्लायर होगा वही हमारे जीएसटी पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला, मतलब रमेश प्राइवेट लिमिटेड ही हमारे जीएसटी के लिए जीएसटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला। ठीक है, ये था हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक अमेंडमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, हो सकता है बहुत चांसेस हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा नोटिफिकेशन 1525 सेंट्रल टैक्स डेटेड 17 सितंबर 25 exempt registered person having aggregate turnover up to 2 crores in any financial year from filing annual returns अंडर सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर एफआई 24-25। सिंपल कह रहा है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप एग्जाम टू एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, हमने बताया था जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है जीएसटीआर 9 वो अप टू 2 करोड़ की रहती है, एग्जाम रहती है, मतलब आपकी अगर 2 करोड़ तक का है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, मतलब आप 9 जीएसटीआर 9 नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है, आपकी मर्जी, आप भर भी सकते हो नहीं भी भर सकते। Then क्या clarification on raised doubts relating to treatment of secondary and post sales discounts। देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जो हमारे पोस्ट सेल्स डिस्काउंट मतलब सेल होने के बाद जो डिस्काउंट दिए जाते थे ना उसके लिए जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है। अब क्या है, ये प्री डिस्काउंट क्या है, पोस्ट सेल डिस्काउंट क्या है, एक बार ये बार डिस्कस करता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, फ्लैट दो तरह के डिस्काउंट देता है, फ्लैट दो तरह के डिस्काउंट देता है, एक होता है प्री डिस्काउंट, एक होता है हमारा पोस्ट सेल डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो गया, जो हमारे सेल्स से पहले, मतलब जब हमारा एग्रीमेंट हो रहा था
लेट्स सपोज आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरे को 1000 यूनिट्स परचेज करनी है, मैंने कहा ठीक है आप मेरे से परचेज कर लीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, जब हमारा एग्रीमेंट हो रहा था मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। लेट्स सपोज एग्रीमेंट में मैंने कहा 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये क्या हो गया, प्री सेल्स डिस्काउंट हो गया। मतलब जब सेल्स हो रही थी, जब भी मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट देने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर डिस्काउंट से हमारे जीएसटी इफेक्ट होता है, हमारी जो जीएसटी लायबिलिटी है वो इफेक्ट होने वाली है। एक होता है हमारा पोस्ट सेल डिस्काउंट, जो हमारा एग्रीमेंट के टाइम पे नहीं था। मतलब जब आप मेरे से खरीदने आए थे, मैंने कहा कोई 10% का डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा, मैंने कहा कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ, आपने पहले तो 1000 के लिए पर आपने कहा था कि मैं 1000 परचेज करूंगा, बट आपने एक्चुअल में 2000 परचेज कर ली। एंड मैंने कहा कि आप तो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हो, मैं आपको क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देता हूँ। मैंने जब एग्रीमेंट हुआ था जब नहीं कहा, जब एक्चुअल में आप फर्स्ट टाइम आए थे, जब मैंने आपको सेल करने के लिए इनवॉइस बनाया था, जब मैंने आपको नहीं दिया, जब आपने एक्चुअल में परचेज कर लिया, सब चीज हो गई, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 5% का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, पोस्ट सेल डिस्काउंट। इससे कभी भी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है ना? इससे हमारी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट होती है, बट पोस्ट सेल डिस्काउंट से कभी भी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती। यही बात कही गई है। इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी इंसेंटिव हो गया, इंसेंटिव, अगर कोई भी आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो वो कभी भी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी आपको इंसेंटिव दिया गया है, तो वो कभी भी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस कर दिया गया ड्यू टू कॉम्पिटिशन, तो वो कभी भी जीएसटी इफेक्ट नहीं करने वाला है। लेट्स सपोज मैं जो आईफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कह रहा है, अपने शॉपकीपर्स या रिटेलर्स को आईफोन सेल करता है, बट ड्यू टू सम अनफोर्स सर्कमस्टांसेस जो आईफोन का प्राइस था उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले नहीं पता था, बाद में रिड्यूस किया गया, तो उससे जीएसटी लायबिलिटी कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। बट अगर क्या होता है, अगर मैं क्या कहता हूँ, प्रायर एग्रीमेंट था, प्रायर एग्रीमेंट की वजह से आपको क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली जीएसटी लायबिलिटी को अफेक्ट करने वाला है। एंड नेक्स्ट है कि अगर क्या हुआ, कोई एडवांस पे जीएसटी, क्या लिखा गया यहाँ पे, एक मिनट, अगर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी, लाइक एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ कंपनसेशन या कुछ अमाउंट दी जा रही है, तो ये डेफिनेटली हमारी जीएसटी लायबिलिटी को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, जिसकी आती है हमारी क्लैरिफिकेशन फी फॉर प्री एंड पोस्ट डिस्काउंट। तो क्या कह रहा है, it provides clarification on the treatment of secondary or post-sale discount. It confirms that recipient need not to reverse input tax credit when supplier issue financial credit note, since such note does not reduce the original tax liability. फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स क्या हो गए, वो क्रेडिट नोट जिससे हमारी जीएसटी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। जस्ट मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा इंसेंटिव्स दे रहा हूँ, आपने पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज किया इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे रहा हूँ। फर्दर जनरल पोस्ट सेल डिस्काउंट given by manufacturer to dealer aimed at competitive pricing are not considered for supply and is outside the जीएसटी। अगर क्या होगा, कॉम्पिटेटिव प्राइस, मैंने कहा ना कि आईफोन की प्राइस रिड्यूस है, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो भी हमारे डिस्काउंट जीएसटी लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। However, the circular distinguishes cases where postal discounts are linked to specific agreements. If a manufacturer direct a dealer to sell at discounted price at the end consumer under prior agreement, such discount will form part of consideration. मैं कह रहा हूँ अगर प्रायर एग्रीमेंट सेल होने से पहले अगर एग्रीमेंट हो गया एंड उसमें लिखा गया कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो जीएसटी को अफेक्ट करने वाला है। Similarly, if dealers are separately compensated for promotional advertisement, अगर क्या होता है, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ कंपनसेशन दी जा रही है, लाइक एडवर्टीजमेंट, को ब्रांडिंग, तो जीएसटी would applicable on such service that would ensure clarity and uniformity applicable of GST law across trade and field information. ठीक है ना? आप इसको शॉर्ट में इन चार चीज भी कह सकते हो कि अगर इंसेंटिव या प्राइस रिड्यूस हुआ तो जीएसटी इफेक्ट नहीं होगा। प्लस अगर बट अगर प्राय एग्रीमेंट है या फिर प्रमोशनल कोई कंपनसेशन है, प्रमोशन से रिलेटेड कंपनसेशन है, लाइक एडवर्टीजमेंट, क्रो ब्रांडिंग, तो जीएसटी इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ डिन। पहले क्या होता था कि जब भी हमारी जो गवर्नमेंट है कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करती थी, उस पे एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपल्सरी था। बट अब क्या क्लैरिफिकेशन है, इट क्लैरिफाइड दैट कम्युनिकेशन इशू थ्रू सीबीआईसी ई ऑफिस एप्लीकेशन, क्या कह रहा है, सीबीआईसी ई ऑफिस एप्लीकेशन बियरिंग अ सिस्टम जनरेटेड इशू नंबर विल बी ट्रीटेड एज वैलिड डिन।
अगर क्या होता है ई ऑफिस एप्लीकेशन से कोई डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है और उसमें क्या है इशू नंबर है जो हमारे सिस्टम जनरेटेड है, तो उसको हम वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन मानने वाले हैं। A new online verification utility has been introduced to authenticate such issue number. Accordingly, quoting a separate deal is no longer required for e-communication with issue number. Though DIN will remain mandatory for all other communication not dispatched through e-office with or without verification reference number on GST portal. सिंपल कह रहा है अगर ई ऑफिस एप्लीकेशन है जो सीबीआईसी की ई ऑफिस एप्लीकेशन है, अगर वहां से कोई डॉक्यूमेंट इशू है तो उस पर डिन लिख के रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उस पर सिस्टम जनरेटेड इशू नंबर होने वाला है, बट अगर वहां से नहीं हुआ तो डिन एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अब कुछ एग्जाम्पशन जो हमारे एग्जाम्पशन चैप्टर था उसमें कुछ एग्जाम्पशन दी गई है। देखो क्या कह रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 22/9/25 सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए और कोरियर और बाय इनलैंड वाटरवेज शैल बी एग्जेम्प्टेड। हमने कहा था अगर रोड्स या इनलैंड वाटरवेज होता है तो वहां से क्या होती है जो भी हमारी सप्लाई की जाएगी वो एग्जाम्प्ट होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस थी वो एग्जाम्प्ट होने वाली है, बट उसके बाद कहा था अगर कोई जीटीए होता है एंड कोरियर एजेंसी होती है तो वो एग्जाम नहीं होगा, वहां पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। पर इसके एडिशन में क्या कह दिया गया है, देखो कि लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी टैक्सेबल। मतलब क्या हो गया, हमारे ये एक्सेप्शन में डाल दिया कि जो अगर लोकल डिलीवरी बॉय बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों ही क्या होंगे, टैक्सेबल होने वाला है, मतलब इस पे एग्जाम्पशन नहीं लगने वाली है। अब देखो इनकी एग्जाम जस्ट मीनिंग दिया गया है जीटी की। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब means a person who provides service in relation to transportation of goods by railways and issue consignment note by whatever name code, but does not include a e-commerce operator by whom service of local delivery are provided or through which local delivery service are provided। सिंपल कह रहा है जीटी क्या होगा, जो हम रोड से सर्विस प्रोवाइड करना है एंड जहाँ पे हम क्या करेंगे कंसाइनमेंट नोट इशू करने वाले हैं, बट वहां पे लोकल डिलीवरी जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Similarly, क्या कह रहा है, courier agency means any person engaged in door-to-door transportation of time-sensitive documents, goods or articles, utilizing the service of a person either directly or indirectly to carry or accompany such documents, goods or articles। हम क्या कर रहे हैं, अपने घर से किसी और के यहाँ कोई कोरियर कर रहा है, कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरियर एजेंसी कह रहे हैं। लाइक किसी एजेंसी की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स एक प्लेस से दूसरी जगह कोरियर करवा रहे हैं। ठीक है ना। जो हमारी अमेंडमेंट आती है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो हमारी सेक्शन 36 थी, ओ सॉरी एंट्री नंबर 36 थी ऑफ एग्जाम्पशन। क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड एग्जाम्पशन ऑफ सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। अगर सिंपल कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जा रही है किसी भी बंदे को तो क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पहले क्या होता था, जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते थे तो उसमें हमें जीएसटी पे करना होता था प्रीमियम पे। अगर अब ग्रुप नहीं है, हम इंडिविजुअल के करा रहे हैं तो वहां पे हमें उस पे जीएसटी पे नहीं करना। दिस एग्जाम्पशन shall apply to contract of insurance where the insured is an individual or an individual and family for the said insurance। either मैं अपने लिए ले रहा हूँ या मैं अपनी वाइफ अपने बेटे के लिए ले रहा हूँ या अपने मम्मी पापा के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी भी अपनी फैमिली मेंबर के लिए लूंगा तो ग्रुप काउंट नहीं होगा। याद रखना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल या उसकी फैमिली ग्रुप काउंट नहीं होगा और यहाँ पे एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई है। बट अगर क्या होता है, वो पर्टिकुलर बंदा क्या होता है, कोई ग्रुप होता है तो वहां पे एग्जाम्पशन नहीं दी गई है। इसके बाद क्या कह रहा है, फैमिली शैल इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सिंपल कह रहा है कि इस पूरी फैमिली कवर की जाएगी। ग्रुप का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद अ commonality of purpose or for engaging in the common economic activity other than availing insurance। सिंपल कह रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन क्या हो गया जहां पे कम्युनिटी एक साथ आ रही है। इट में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप या फिर नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप। लाइक क्या हो गया, देखो मैं कहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉयर है या फिर क्या है मेरा बॉस, उसके अंडर क्या है, लेट सपोज 100 एम्प्लॉयज है। 100 एम्प्लॉयज है, अब बॉस ने क्या किया, एक एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस ना लेके सभी एम्प्लॉयज का एक साथ एज अ ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया। अगर ग्रुप इंश्योरेंस लिया जाएगा तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल क्या है कि अगर इंडिविजुअल का होगा तो नहीं होगा, बट एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज के लिए 100 एम्प्लॉयज के लिए क्या ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसको ग्रुप माना जाएगा एंड वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय
नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कह रहा हूँ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे 8-10 लोग एक साथ आए, ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आए, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आए एंड उन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया एंड उसका एक इंश्योरेंस लिया। तुम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन अगर क्या कर रहा है, अपना इंश्योरेंस ले रहा है, तो वहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल थी अमेंडमेंट। देखो क्या डेफिनेशन दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब क्या हो गया, वेयर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर ग्रुप ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल लॉ। सिंपल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन वेयर अ क्लियरली एविडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर ग्रुप पॉलिसी होल्डर एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर सर्विसेज एक्टिविटी अदर देन इंश्योरेंस। बट सिंपल कह रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी हम क्या ले रहे हैं, अपना एक इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो नॉन एम्प्लॉय एम्प्लॉय ग्रुप मान लिया जाए। ठीक है, एंड 36 डी क्या कह रहा है, सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेयर इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। अगर क्या सिंपल कह रहा है कि वो ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऊपर लाइफ इंश्योरेंस था, यहाँ पे क्या था, लाइफ इंश्योरेंस था, और यहाँ पे क्या गया, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेम बात कही गई है। ठीक है, एंड देन क्या कह रहा है, दिस एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेयर इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फैमिली फॉर द पर्पस फैमिली शैल इंक्लूड ऑल। सेम प्रोविजन कह रहा है कि इंश्योरेंस के क्या होगा, फैमिली पे इंक्लूड की जाएगी इंडिविजुअल्स में। ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर सिकनेस बेनिफिट ऑफ मेडिकल सर्जरी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। जो हम पढ़ता है ना, डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ता है, लाइफ इंश्योरेंस एटीसी एंड एटीडी, वही बात यहाँ पे कर रहा है। एंड देन क्या कह रहा है, 36C, reinsurance of the insurance services is specified in CL 36 and 36C and D is also covered। अगर क्या है कि ऊपर जो 36C and D है वहां पे एग्जाम्प्ट होगा तो री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट होगा, नहीं तो री इंश्योरेंस टैक्सेबल हो जाए। जो हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो हमारे सेक्शन 9A क्या कह रहा है, देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 9, ठीक है, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, 12 और 17, तो ये क्या कहता है, रूल 8 है हमारा जनरल प्रोविजंस, रूल 12 है हमारा टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी, एंड रूल 17 है हमारा, ये हमारा ओआईडीएआर वाला है। ठीक है ना, shall upon identification of common portal based on data analytics and risk management shall be granted registered electronic by common portal within 3 working days from the date of submission of application। देखो क्या होता था, पहले जो हम रजिस्ट्रेशन कराते थे उसका एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस रहता था, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रोसेस रहता था, हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता था, उसके बाद हम अपने आप को रजिस्टर करा सकते थे। बट एक नया प्रोसेस आया जिसका नाम है रूल नंबर 9A। अगर मैं क्या करता हूँ, रूल 9A में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल या टीडीएस टीसीएस या ओआईडीआर, इनमें अगर मैंने रजिस्टर नहीं कराया तो मैं अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ विद इन 3 वर्किंग डेज। जैसे मैं अप्लाई करूंगा उसके नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, प्रोवाइडेड जो डाटा एनालिसिस या रिस्क पैरामीटर है मैं उनमें कवर नहीं हूँ, मतलब पहले मैंने कोई फ्रॉड या कुछ ऐसा नहीं किया है अंडर जीएसटी। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है रूल 14, ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर हैविंग मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिफोर थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या कह रहा है कि कोई भी बंदा चूज कर सकता है 9A प्रोवाइडेड ये फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो, अ पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल ए एंड हु हैज डिटरमाइंड दैट हिज टैक्स आउटपुट लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू रजिस्टर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल सेल्स और यूनियन टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 2,50,000 per month shall have an option to get registered electronically in accordance with the provision of this rule। सिंपल क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपकी जो लाइबिलिटी है 2,50,000 पर मंथ से कम है, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपकी जो टोटल जो आपकी कह सकते हैं कि अगर आपकी क्या है, हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 2,50,000 से कम है तो आप रूल 9A को चूज कर सकते हो। अगर 250 से ज्यादा है तो आप चूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे 250 से ज्यादा होगी आपको ऑप्ट आउट करना होगा, बट जब तक आपकी 250 से कम है तो आप अंडर रूल 9A चूज कर सकते हो। ठीक है, एनी पर्सन, ठीक है हुआ, एक मिनट बस, any person other than person specified under 2560 who has not opted for Aadhaar authentication shall not be eligible for grant of registration under this route। बट अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन अंडर जीएसटी एक्ट चूज नहीं किया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आपको 9A में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन चूज करना होगा। Notwithstanding anything contained in Rule 11, a person registered under this rule in a state union territory shall not be eligible to obtain other registration in the same state or union territory under again
अंडर दिस रूल अगेन द सेम पैन। क्या कहना चाह रहा है देखो, ये अगर क्या होता है, मैं कहता हूं यूपी आपकी क्या है, ब्रांच वन है, ठीक है ना। आपने ब्रांच वन में अंडर रूल 9A रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब आपने क्या कि यूपी में ना अपनी ब्रांच टू ओपन की। अब इसमें आप अंडर रूल 9A रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। मतलब अगर एक बार आपने इसमें ले लिया, उस पर्टिकुलर स्टेट में दोबारा आप सेम सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपको नॉर्मल प्रोविजंस यहाँ पे चूज करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपॉन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर द एप्लीकेंट रेफर्ड अंडर सबसेक्शन रूल 1 shall be granted registration electronically by common portal within 3 working days from the date of application। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन करोगे ना, एप्लीकेशन करोगे, आपको नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। देन क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू विथड्रॉ फ्रॉम द ऑप्शन अवेल अंडर सबसेक्शन 1 shall file an application under form GST REG32 duly signed and verified through electronic verification code on common portal either directly or through facilitation center notified by the commissioner। क्या कहना चाह रहा है, कि अगर आपने पहले तो रजिस्ट्रेशन ले लिया, बट आप क्या करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्म आर जीएसटी आरईसी 32 को ड्यूली वेरीफाई करना होगा, साइन करना होगा, एंड देन आपको क्या करना होगा, इससे ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट आपको ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम 3 मंथ्स की जो रिटर्न है बिफोर 1/4/2026 आपको फाइल करनी होगी, प्लस रिटर्न फॉर अ मिनिमम 1 टैक्स पीरियड वेयर सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2026। अगर आपका 1/4/2026 से पहले है तो मिनिमम 3 मंथ्स की करनी होगी, अगर 1/4/26 के बाद है तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। एंड ऑल रिटर्न ड्यू फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। प्लस जब आप विड्रॉ कर रहे हो उससे पहले आपको सारी रिटर्न फाइल करनी होगी। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू फाइल सच एप्लीकेशन वेयर नो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29 हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन। क्या कह रहा है, अगर आपके रूल 20 सेक्शन 29 मतलब जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है ना, अगर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में अलाउ, मतलब आप पर्टिकुलर सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वेयर देयर इज चेंज इन पर्टिकुलर फिनिशिंग form GST REC01 by the person who has been granted registration under this rule, the said registered person shall get the particular amended under Rule 19 before filing application for the withdrawal under subsection Rule 5। सिंपल कह रहा है कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको विड्रॉ करने से पहले वो अमेंडमेंट करनी होगी, ठीक है ना। तो विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको अमेंडमेंट डालनी होगी। देन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स एंड रिस्क पैरामीटर्स ऑन कॉमन पोर्टल प्रोविजन ऑफ सब रूल 4A ऑफ रूल 8 रिलेटिंग टू ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट along with the verification of original copy of document uploaded along with the registration in REC01 shall so far as may be applied to applicant for withdrawing file under rule subsection rule 5। क्या कह रहा है, सब रूल 5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है आप विड्रॉ करते हो तो जो नॉर्मल प्रोविजन से लाइक आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराना, बायोमेट्रिक आधार, या फिर जो आपकी फोटोग्राफ ली जाती सिग्नेचर वगैरह लिए जाते थे, वो नॉर्मल प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल प्रोविजन लाइक एक्नॉलेजमेंट वाले थे वो भी आप पे सेम टू सेम अप्लाई होने वाला है। देन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फाइल फॉर विथड्रॉ अंडर रूल 5 सब रूल 5 shall be verified in accordance with the provision of rule 9। क्या कह रहा है, वो अगर जो आपकी एप्लीकेशन विथड्रॉ होगी वो वेरीफाई की जाएगी। अपॉन वेरिफिकेशन under rule 9 sub rule 9 sorry, the proper officer shall issue form GST REC 33 along the application for withdrawal from the option availed under sub rule 1 or order for rejection of application under GST REC 05। आइदर क्या करेगा, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर ली तो REC 33 में आ जाएगा, लेकिन रिजेक्ट करेगा तो GST REC 05 में करने वाला है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर रूल 9 with which shall be available टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल, और आपको सेम कॉमन पोर्टल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन हु रिसीव्ड एन ऑर्डर अंडर सब रूल 10 allow withdrawal shall be able to furnish the detail of output tax liability on supply of goods or service or both made to registered person exceeding the output tax liability referred in rule sub rule 1 from the first day of succeeding month in which order is issued। देखो सिंपल क्या कह रहा है, लेट सपोज आपने क्या किया, अप्रैल में विड्रॉल एप्लीकेशन डाली है, ठीक है ना, एंड आपका अप्रूव भी हो गया। अब क्या हुआ, जब आपने अप्रैल में डाल दी तो आपको जो मई है ना, मई मंथ से आपको अलाउ किया जाएगा कि आप
2,50,000 से ज्यादा टर्नओवर शो कर सकते हो या टैक्स लायबिलिटी शो कर सकते हो। मतलब जो आपकी अप्रैल की लायबिलिटी है ना, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। क्या कह रहा हूँ, जो आपकी अप्रैल की लायबिलिटी आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, आपकी मई लायबिलिटी को ही अलाउ किया जाएगा, आपको मई से ही, नेक्स्ट मंथ से ही अलाउ किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन टू whom an order under sub-rule 10 has been issued shall not amend the detail furnished in respect of output tax liability so exceed the limit of specified in rule for the period prior to first date of successive month। सेम कह रहा है कि आपको, देखो यहाँ पे वही सेम बात कह रहा है कि मैंने आपको भी बताया ना कि जो हम अप्रैल मंथ की है उसको अमेंड नहीं कर सकते। जस्ट यहाँ पे कहा गया था कि हम मई से शो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अप्रैल की लायबिलिटी है उसको अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेयर द प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29 हैज बीन इनिशिएटेड आफ्टर द विड्रॉल एप्लीकेशन एंड सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, द विड्रॉल एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड एंड द प्रोविजन शैल डीम टू अप्रूव्ड अंडर 95 शैल नॉट अप्लाई। सिंपल कह रहा है कि अगर क्या होता है कि आपकी जो अंडर सेक्शन 29 जो आपका कैंसिलेशन प्रोसीजर था ना, अगर वो पेंडिंग है तो आपको विड्रॉल की एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। प्लस जो डीम अप्रूवल था ना, जो डीम अप्रूवल था कि आपका एसआई ऑफिसर अगर आपका अप्रूव नहीं करता तो डीम अप्रूवल हो जाएगा, वो वाला प्रोविजन आपका एप्लीकेबल नहीं होने वाला, आपका कैंसिलेशन प्रोविजन लगने वाला। उसके बाद क्या कह रहा है कि फर्दर जो हमारा रूल 10 था, जो हमारे क्या बता रहा था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो हमें रूल्स बताया था, उसमें पहले क्या था, अंडर रूल 9, बट अब क्या हो गया, रूल 9, 9A एंड 14A। ठीक है ना, सिंपल कह रहा है कि पहले खाली 9 पे एप्लीकेबल होता था, अब 9, 9A एंड 14A पे एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी आरडीसी 06 will now be issued not only where the registration is granted under rule 9 but also where it is granted electronic under 9A ऑफ सीजीएचए। पहले क्या था, पहले खाली रूल 9 पे लगेगा, बट अब 9A पे भी लगेगा, अब 14A पे भी लगने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मेरे आईडीटी की अमेंडमेंट यहाँ पे खत्म हो, ठीक है ना। हमारी डेटी की अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है, हमारी आईडीटी की अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने डेटी की नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वॉच कर लीजिएगा, एंड आप इनको भी वॉच कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारी टीम्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय एवरीवन।